Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, Government College, जामरोली। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को समझ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने व्यवस्थापिका, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, के बारे में चर्चा की। आज हम एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। सरकार के अंगों के अंतर्गत कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करता है और कार्यपालिका शासन की वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त प्रशासकीय यंत्र घूमता है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। फर्स्टली, व्यापक अर्थ में अगर देखें तो व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा प्रशासकीय कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे कार्य संस्थाएं और एजेंसियां आती है जिनका संबंध राज्य की इच्छा के कार्यान्वयन से है और जो विधि के रूप में निर्मित और व्यक्त की गई है। इस अर्थ में इस शब्द के अंतर्गत न केवल सरकार का सर्वोच्च अध्यक्ष आता है, बल्कि मंत्रीगण और वे सभी अधीनस्थ एवं प्रशासनिक कर्मचारी भी आते हैं, जिन्हें ब्रिटेन और अमेरिका में स्थायी सेवा कहा जाता है। अगर हम संकुचित अर्थ में कार्यपालिका की बात करें तो संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में वे व्यक्ति शामिल हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। इन्हें हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और इस अर्थ में इंग्लैंड में सम्राट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। यद्यपि कार्यपालिका शब्द के अर्थ को व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में ही समझा जाता है। कार्यपालिका के अर्थ के संबंध में कुछ परिभाषाएं भी हम यहाँ पे देखेंगे। इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। इसी तरह प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आती है जिनका कार्य राज्य की इच्छा, जिसे व्यवस्थापिका ने निर्धारित कर कानून के रूप में व्यक्त किया है और कार्य रूप में परिणित करता है। तो इस तरह से गिलक्राइस्ट और गार्नर ने भी कार्यपालिका के संबंध में परिभाषाएं दी है। तत्पश्चात हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कि कार्यपालिका के कितने प्रकार की होती है। तो इनका वर्गीकरण हम निम्न आधारों पे करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। आजकल कार्यपालिका ये जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशिक्षित स्थायी प्रशासक मिलजुल कर काम करते हैं। इनमें से प्रथम को राजनीतिक कार्यकारी भी कहते हैं और दूसरे को स्थायी कार्यकारी भी कहते हैं। राजनीतिक कार्यकारी का कार्यकाल निर्वाचन पर निर्भर होता है, जबकि स्थायी कार्यकारी सरकारी सेवा में अवकाश ग्रहण की आयु तक रहते हैं। स्थायी प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः निष्पक्ष रहकर कार्य करते हैं। उनका कार्य राजनीतिक कार्यकारी को सहयोग देना है। भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यकारी है और IAS और अन्य अधिकारी स्थायी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। सेकेंडली हम इसके अंतर्गत बात करेंगे नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। जैसा कि आप सभी को विदित है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का ये भेद किया जाता है। नाममात्र की कार्यपालिका वह होती है जिसके हाथ में वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती, वह राज्य करती है किंतु शासन नहीं करती। सिद्धांत शासन की सारी शक्तियाँ नाममात्र की कार्यपालिका में निहित रहती है, किंतु
उन शक्तियों का व्यवहार में वास्तविक प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड का सम्राट तथा भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की ही कार्यपालिका है। राजा या राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है जिसे वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, यद्यपि सारा शासन उनके नाम पर चलाया जाता है। थर्डली हम बात करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, एकल और बहुल कार्यपालिका। यदि कार्यपालिका का समुचित शक्ति अंतिम रूप से एक ही व्यक्ति में निहित रहती है तो उसे हम एकल कार्यपालिका कहते हैं। और इसके विपरीत जब कार्यपालिका की शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित न होकर कुछ व्यक्तियों की एक समिति में निहित रहती है तो उसे हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। इस संबंध में CF स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि एकल कार्यपालिका वह है जिसका एक ही अध्यक्ष होता है और अन्य उनकी सत्ता में भागीदार नहीं होते। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी इसी वर्ग से संबंधित है और ऐसी कार्यपालिका में एक ही नेता होता है जिसे पूर्ण प्राधिकार प्राप्त होता है और जिसमें सरकार का कोई अन्य सदस्य उसका भागीदार नहीं होता। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि एकल कार्यपालिका के कुछ प्रमुख गुण भी इसके अंतर्गत बताने का प्रयास किया है कि इसके अंतर्गत शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता होती है, शासन शक्ति की एकरूपता रहती है और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत स्थिरता भी होती है। इसके अंतर्गत हम दो बातों की चर्चा करेंगे, वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, जिसे हम हेरिडेटरी एंड इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। यदि राज्य का प्रमुख वंशानुक्रम ढंग से सत्ता प्राप्त कर लेता है तो उसे हम वंशानुगत कार्यकारी कहा जाएगा। प्राय राजतंत्र में वंशानुगत कार्यकारी ही होता है। और इसी के अंतर्गत हम रिस्पॉन्सिबल एंड नॉन रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव, उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका की बात भी हम इसके अंतर्गत करते हैं, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उसे अनुत्तरदायी कार्यपालिका कहते हैं। तो इस तरह से हमने काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को समझा। तत्पश्चात हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की कार्यपालिका का चयन जो है वो किस तरह से होता है। इसके अंतर्गत हम देखें कि कार्यपालिका का चयन अथवा नियुक्ति भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग ढंग से की जाती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं फर्स्टली हम हेरिडेटरी की बात करते हैं, जिसे हम पैतृक कहते हैं कि पैतृक कार्यकारी एक बार पदारूढ़ होने पर जीवन पर्यंत शासन करते हैं और उन्हीं के निधन के बाद उसी वंश का व्यक्ति शासन का उत्तराधिकारी होता है और यह उत्तराधिकारी ज्येष्ठ अधिकार कानून द्वारा मिलता है और पुत्र के अभाव में निकट का संबंधी कार्यकारी पद पर आरूढ़ होता है। इस व्यवस्था को राजतंत्र कहा जाता है और इस प्रकार की नियुक्ति का लाभ यह है कि इसमें बार बार निर्वाचन नहीं करना पड़ता। सेकेंडली हम देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जिसे हम कहते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कई देशों में कार्यपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के मतों द्वारा होता है। इसके अंदर मेक्सिको, ब्राज़ील आदि देशों में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। फ्रांस में भी राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए सीधे मतदाता द्वारा चुना जाता है और यह प्रणाली लोकतंत्रीय भावनाओं के अनुकूल है तथा इसमें राजनीतिक शिक्षा का इसके अंतर्गत प्रसार होता है, किंतु कभी कभी जनता की भावनाओं को भड़काकर इस विधि के अंतर्गत अयोग्य व्यक्ति भी कार्यकारी पद पर पहुंच जाते हैं। थर्डली हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन की, जिसे हम परोक्ष निर्वाचन कहते हैं। कई देशों में प्रधान कार्यकारी का निर्वाचन एक विशिष्ट मंडल द्वारा किया जाता है। भारत और अमेरिका में जनता परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन कर देती है। इस पद्धति के अंतर्गत पहले एक निर्वाचक मंडल की स्थापना होती है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं और बाद में निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस पद्धति में प्रत्यक्ष निर्वाचन से उत्पन्न तनाव एवं गड़बड़ियाँ नहीं होती और विवेकपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाता है। फोर्थली हम बात करते हैं इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर की व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति से विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का निर्वाचन करते हैं।
विधायिका के दोनों सदनों द्वारा कार्यपालिका के अध्यक्ष या समिति का चुनाव होता है। इसके अंतर्गत स्विस संघीय कार्यपालिका का निर्वाचन वहाँ की विधायिका द्वारा ही होता है। और इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जिन लोगों को मतदान का अधिकार है वे अपेक्षाकृत कुशल और योग्य होते हैं। और इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें कार्यपालिका का प्रधान विधान पालिका से प्रभावित होता है और जिससे उसकी स्वतंत्रता में कमी हो जाती है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, जिसे हम मनोनयन कहते हैं, कि कार्यपालिका का मनोनयन भी होता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी। आजकल भी भारत के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसी नियुक्तियां सोच समझकर की जाती है, किंतु ऐसी नियुक्तियों में पक्षपात की भी संभावना रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्यपालिका का जो चयन किया जाता है उनके ये सब आधार हैं। इस तरह से आज हमने अपने इस वीडियो के अंतर्गत कार्यपालिका क्या है उसके बारे में परिभाषाओं को समझा, उनके काइंड्स को समझा और किस तरह से उनका चयन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम कार्यपालिका के इसी एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपालिका के नेक्स्ट एस्पेक्ट को लेंगे। धन्यवाद।